आज की आप बीती कहानी ओखला से अकरम भाई ने भेजी है। उनका कहना है मेरी ये कहानी आप लोगों को ज़रूर सुनाइए, जो लोग अपने एक तरफ़ा प्यार के लिए पागल हो जाते हैं। मेरी आप बीती सुनेंगे तो एक बार ज़रूर मुझे गालियों से नवाजोगे, क्योंकि मैंने ऐसा काम कर दिया है कि जिसका पछतावा पूरी ज़िंदगी में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और मैं पछताता हूँ। मेरी आप बीती ज़रूर सुनाई जाए और शायद आप मेरी आप बीती से सीख कर ऐसा कदम उठाने के लिए कभी न सोचें। चलिए ये आप बीती सुनते हैं। अकरम भाई के ज़ुबानी में अपनी बुआ की बेटी को पसंद करता था, लेकिन उसने मुझे ठुकरा कर एक अमीर लड़के से शादी कर ली थी। मगर 1 साल के बाद उसे डिवोर्स हो गई। दिल में लगी आग बुझाने के लिए मैंने उससे शादी कर ली। मैं रोज़ उसे मारता था कि उसने मुझे क्यों ठुकरा दिया था। वह चुप करके मार खा लेती। उसके बाद उसने सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी और कहती थी, अल्लाह मुझे इंसाफ दिला दे। एक दिन मैं उसकी टांगें तोड़ने लगा तो उसने ऊंची आवाज़ में सूरह यासीन पढ़ी। तो मेरा नाम अकरम था। मैं एक कारोबारी इंसान था। मैंने जिस घर में आँख खोली थी वह भी एक कारोबारी घर था। मेरा पापा का कपड़ों का काम था और अच्छे खासे अमीर थे। मैं 3 बहनों का एक ही भाई था और तीसरे नंबर पर था, जबकि 2 बहनें मुझसे बड़ी थी जिनकी शादी हो चुकी थी। बचपन से ही मुझे बहुत ही लाड और प्यार मिला था। पापा मुझ में और बहनों में फ़र्क नहीं किया करते थे, लेकिन मम्मी बहनों से ज़्यादा मुझे प्यार करती थी। मैंने जैसे तैसे 10वीं पास की और उसके बाद कारोबार में अपने पापा का हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे दुकान की तरक्की हुई और नई दुकान भी खोल ली। मेरी एक कज़न जो मेरी बुआ की बेटी थी मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थी। उसका नाम फिरदौस था। वह अपने नाम की तरह ही अपनी शख्सियत में एक कशिश रखती थी। फिरदौस अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। वह अच्छी खासी फ्रेंड लड़की थी, हंसने बोलने वाली थी, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल की बात उसको कभी ना बता सका था। लेकिन मुझे शुरू से ही बड़ी चंचल और प्यारी लगती थी। शायद वह भी मुझे पसंद करती थी। हम बचपन से ही एक दूसरे से बहुत क्लोज थे और एक दूसरे से हमारा अच्छा खासा हंसी मजाक चलता रहता था। उसके बावजूद भी मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसके सामने अपने दिल खोलकर रख दूं, उससे मोहब्बत का इजहार करूं। मुझे यूं लगता था अगर उसने मुझे ठुकरा दिया तो शायद मेरे लिए बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं उसके लिए मोहब्बत को अपने ही दिल में दबाए रखा। उसका नतीजा मुझे जल्द ही भुगतना पड़ा। वक्त बीतता गया और मैं 22 साल का हो गया था। अब मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फ़िक्र थी। उसके लिए मम्मी ने कई रिश्ते देख लिए थे, लेकिन मैं हर रिश्ते में कोई ना कोई खराबी निकाल देता था, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ फिरदौस से ही शादी करना चाहता था। लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी मैं मम्मी से और पापा से ये बात कैसे कहूँ। इस शर्मा शर्मी में वक्त मेरे हाथ से निकल गया। एक दिन जब मैं दुकान से घर वापस आया तो बड़ी बहन ने खुशी खुशी मेरे सामने मिठाई रखी। मैंने हैरान होते हुए पूछा, ये किस चीज़ की मिठाई है? और पूछते हुए बर्फ़ी का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में रख लिया। बहन कहने लगी, ये मिठाई बुआ ने भेजी है, क्योंकि फिरदौस का रिश्ता पक्का हो गया है और 2 महीने बाद ही उसकी शादी की तारीख तय कर दी गई है। ये सुनते ही बर्फ़ी का टुकड़ा जो मैंने अपने हलक में फंसाया था वो मुझे यूँ मालूम होने लगा जैसे फिरदौस ने मेरे साथ बेवफाई की है, जबकि मेरी मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एहसास था, जिसका जिक्र मैंने कभी फिरदौस से किया ही नहीं था। उस बेचारी को मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बात के बारे में खबर भी नहीं थी। इस सब के बावजूद मैंने फिरदौस को कसूरवार ठहरा दिया था। मेरे दिल में फिरदौस के लिए बदगुमानियाँ पैदा होने लगी। मैं अपनी बुज़दिली और कम हिम्मती का ज़िम्मेदार फिरदौस को ही समझने लगा और सोचने लगा कि फिरदौस ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने बहुत कोशिश की कि इस 2 महीने में कुछ ऐसा करूं, उसका रिश्ता टूट जाए और उसकी शादी ना हो सके, लेकिन मैं अपनी शर्म और कमज़ोरी की वजह से ये सब कुछ नहीं कर सका। आखिर फिरदौस के शादी का दिन भी आ गया था। करीबी रिश्तेदार होने की वजह से मुझे भी शादी में जाना पड़ा और उसकी विदाई होने का इंतज़ार अपनी आंखों से ही देखना पड़ा। वह वक्त मुझे सांप बनकर डस रहा था जब फिरदौस अपने दूल्हे के साथ स्टेज पर बैठी थी। उसका दूल्हा कोई खास शक्ल का आदमी नहीं था। उसकी आंखों से वह कुछ खबीस किस्म का मालूम हो रहा था। मैं दिल ही दिल में फिरदौस को बद्दुआएं भी दे रहा था और मेरा गुस्सा फिरदौस के लिए बढ़ता जा रहा था। उस वक्त तो मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब सोचता हूँ कि मैं शायद दिमागी मरीज ही बन गया था, जो अपनी बुज़दिली और कम अकल की वजह फिरदौस को ही मान रहा था, उसको सज़ा देना चाहता था। आखिरकार फिरदौस अपने दूल्हा के साथ विदा हो गई। मैं अपने दिल में पत्थर रखकर इंतकाम के जज्बात भड़काते हुए घर लौट आया था। वक्त गुजरता गया और फिरदौस के लिए
मेरे दिल में और बुराई बढ़ता चला गया। मैं पूरी कोशिश करता कि किसी तरह उसके शौहर से मुलाकात कर सकूं, उसको कुछ ऐसी बातें बता सकूं जिसका उसका दिल फिरदौस के लिए बुरा बन जाए। लेकिन मुझे ऐसा मौका नहीं मिलता था, क्योंकि उससे मुलाकात सबके सामने ही होती थी। वह भी अजीब तरह का आदमी था, जो किसी से ज़्यादा मिलता जुलता भी नहीं था। फिरदौस की शादी को 4 महीने बीत गए थे, जब अचानक खबर मिली कि फिरदौस नाराज़ होकर घर आ गई है। मेरे दिल को एक कमीनी सी खुशी महसूस हुई थी, और मैं अपने नफ्स की तसल्ली करने के लिए मम्मी के साथ ही फिरदौस के घर चला गया था। वहां जाकर मालूम हुआ कि उसका पति बहुत ही शक्की और घटिया आदमी है। सिर्फ शक की बुनियाद पर ही फिरदौस को मारता पीटता रहता है। यही नहीं, बल्कि फिरदौस की सास कुछ इस तरह की औरत है, जो बेटे के ऐसे दिमाग का फ़ायदा उठाते हुए फिरदौस को जलील करवाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। बुआ की बेटी की हालत देखते हुए मेरी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और रोने लगी। लेकिन मेरे दिल में तो मानो लड्डू फूट रहे थे, और मैं फिरदौस की तरह अपना दिल मैला करके देख रहा था, जैसे उस पर जुल्म होने से मेरे दिल को बहुत ही खुशी महसूस हो रही हो। मोहब्बत का वह जज्बा जो मैं कभी फिरदौस के लिए महसूस किया करता था, अब नफ़रत में इंतकाम का एक बेहिसाब जज्बा बन चुका था। उसके आगे मेरी सारी अच्छाई ख़त्म हो गई थी। कुछ दिन के बाद फिरदौस वापस अपने ससुराल चली गई। लेकिन 2 महीना बीता था, एक बार फिर से फिरदौस अपने मायके वापस आ गई। इस बार भी वही केस था। जब हम फिरदौस का पता करने उसके घर गए, उसके चेहरे पर नील के निशान थे और वह बहुत बीमार थी। उसे देखकर एक बार तो मेरा दिल तड़प उठा था, मोहब्बत ने अंगड़ाई ले ली थी। लेकिन दूसरे ही पल मेरे अंदर का इंतकाम का जज्बा मुझ पर हावी हो गया था। मैं उसकी हालत से मज़े लेने लगा। मैंने दिखावे का नाटक करते हुए फिरदौस से हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन अंदर ही अंदर शैतानी खुशी महसूस कर रहा था। अच्छा हुआ जो फिरदौस ने मेरी मोहब्बत को ठुकराया। अब उसे ऐसी हालतों से गुजरना पड़ रहा है। वक्त इसी तरह बीतता चला गया और फिरदौस के लिए ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती चली गई। आखिरकार वह दिन भी आ पहुंचा। लड़ाई झगड़ों की वजह से फिरदौस को डिवोर्स हो गई। वह वापस अपने मायके आकर बैठ गई। हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिससे सबको ही गुजरना पड़ा था। इससे पहले हमारे ख़ानदान में डिवोर्स का ऐसा कोई केस नहीं हुआ था, लेकिन शायद फिरदौस का नसीब ही ऐसे थे। किसी को मालूम नहीं था कि फिरदौस के लिए मुश्किल सफ़र अभी भी नहीं ख़त्म हुआ, और ज़िंदगी ने अभी उसके और भी बहुत सारे इम्तिहान लेने हैं। कुछ वक्त बीता और फिरदौस की इद्दत ख़त्म हुई तो उसके माँ बाप ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। इस सब में मेरी मम्मी भी शामिल थी, लेकिन अब मुश्किल ये आन पड़ी थी कि अब फिरदौस तलाकशुदा थी। ऐसी लड़की को कोई भी अपनी बहू बनाने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था, जैसा हमेशा से हमारे समाज में होता आया है। अब फिरदौस के लिए जो रिश्ते मिल रहे थे वो बड़ी उम्र के बूढ़े आदमी जो बच्चे वाले थे या जिनकी शादी की उम्र निकल चुकी थी। अपने बच्चों के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। ऐसे भी रिश्ते आए जो दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसे रिश्तों से फिरदौस की माँ को तसल्ली नहीं थी और ना ही मेरी मम्मी तसल्ली में थी। मम्मी अक्सर फिरदौस के नसीब को सोच सोच कर रोया करती थी और दुआ करती थी, मेरी बेटियों पर ऐसा वक्त कभी ना आए। उन्हें क्या मालूम था कि उनके घर में ही फिरदौस एक बड़े इम्तिहान से गुजरने वाली है। मैं ये सब मंजर बड़े शौक़ से और दिलचस्पी से देखा करता था, और मेरे दिमाग में और ज़्यादा इंतकाम की आग भड़कती रहती थी। मैं चाहता था कि फिरदौस ऐसे ही किसी घर में दोबारा ब्याह कर जाए, जहाँ पर उसकी मुश्किल का सफ़र सारी ज़िंदगी ख़त्म ना हो। उन्हीं दिनों मेरा दिमाग ऐसे ही शैतानी जज्बात के लपेट में आ चुका था। इसलिए मैंने अपने बड़े ही गहरे और करीबी दोस्त से अपने ख्याल का इजहार किया। उसने भी अपने कमीनेपन का सबूत दिया और कहने लगा, तुम ठीक कह रहे हो। उसे इस घर में तुम जैसा एक ऑप्शन है, तो उसे तुम्हारी तरफ ही आना चाहिए था। मेरे दोस्त ने भी मुझे नहीं समझाया, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा इस दलदल में फंसता चला गया था। दिन रात यूं ही बीतते जा रहे थे और फिरदौस के डिवोर्स हुए 2 साल बीत गए थे। एक दिन इसी बात पर बहस हुई। अपने दोस्त से बात कर रहा था, उसने एकदम चौंका कर रख दिया, अकरम, तुम फिरदौस से शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर वह कहीं और गई तो हो सकता है उसे दोबारा डिवोर्स हो जाए, उसकी जान छूट जाए। लेकिन अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो फिर तुम तो उसे डिवोर्स भी नहीं दोगे, और तुम फिर दूसरी शादी भी कर सकते हो। अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार है, और तुम फिरदौस को सारी ज़िंदगी अपने कब्जे में और अपनी मुट्ठी में रख सकते हो। उससे जैसे चाहे अपना दिल और इंतकाम ले सकते हो। उसकी बात सुनकर मैं भी चौंक पड़ा। आइडिया तो बहुत ही ज़बरदस्त था, और इससे मेरे शैतानी जज्बात की पूरी पूरी तसल्ली हो रही थी। मैं फिरदौस को वापस पा सकता था और उसको रौंद कर उसे सज़ा भी दे सकता था।
मैंने अपने दोस्त से कहा, यार आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले शायद मानेंगे नहीं, क्योंकि फिरदौस अब तलाकशुदा लड़की है। दोस्त कहने लगा, यार तुम भी कमाल करते हो, तुम्हारे घर वाले तो जल्दी मान जाएंगे। मैंने चौंक कर पूछा कि वो कैसे? तो कहने लगा, देखो यार, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे पापा अपनी भांजी के लिए बेहद फिक्र में भी हैं, क्योंकि वह भी अपनी भांजी से बहुत प्यार करते हैं। आखिरकार फिरदौस अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है और इसी वजह से तुम्हारे मम्मी पापा की भी लाडली रहेगी। तुम्हारी बहन थोड़ी बहुत बातें बनाएंगी, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा भांजी की मोहब्बत में तुम्हारा साथ देंगे। दोस्त की बात सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ था और उससे कहा, यार क्या शैतानी दिमाग पाया है तुमने? ऐसा ज़बरदस्त आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं दिया? और फिर दो साल आराम से घर में बैठी रही, वरना मैं उसके ये 2 साल भी उसके लिए जहन्नम बना देता। दोस्त ने हंसते हुए बोला कि चल यार, अब तू आइडिया आ गया ना, अब इस पर काम करना शुरू कर। मैंने कहा, चल ठीक है, मैं देखता हूँ। अब मेरे लिए मुश्किल ये थी कि मैं अपने पापा से कैसे बात करूं, क्योंकि अपनी इसी फितरत और झिझक और कम दिमागी की वजह से एक बार पहले भी फिरदौस को खो चुका था। लेकिन अब की बार फ़र्क ये था कि पहले मेरे दिल में मोहब्बत के जज्बात थे और अब बस नफ़रत और इंतकाम का जज्बात था। इस नफ़रत और इंतकाम ने मुझे शैतानी आइडिया समझाना शुरू कर दिए थे। मैंने धीरे धीरे फिरदौस के मामले में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। मम्मी के सामने अक्सर ये कहना शुरू कर दिया कि फिरदौस जैसे नसीब तो किसी का ना हो, और मैं बात बात में फिरदौस से हमदर्दी जताने लगा। मम्मी भी मेरी बात सुनकर जज्बाती हो जाती और कहती कि काश मेरे बस में सब कुछ होता, मैं ज़रूर कहती। इसी तरह अपनी मम्मी का ध्यान अपनी तरफ करवाते हुए कुछ दिन बीत गए। आखिरकार वह दिन भी आ गया। इतने ड्रामाबाजी के बाद मैंने एक दिन मम्मी से कहा कि मम्मी एक बात कहूँ, अगर आप बुरा न मानो। मम्मी कहने लगी, नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगी, तुम कहो। मैंने कहा, मम्मी आप लोग बाहर फिरदौस के लिए रिश्ता ढूंढते फिर रहे हो, तो क्या हमारे ख़ानदान में रिश्ता नहीं है? मम्मी कहने लगी, ख़ानदान में अगर रिश्ता होता और कोई उसको अपनी बहू बनाने के लिए तैयार होता, तो हमें बाहर क्यों देखना पड़ता? मैंने कहा, मम्मी फिरदौस के हालात देखते हुए मेरा दिल बहुत दुखता है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मम्मी चौंक कर बोली और मेरी तरफ देखने लगी और कुछ नहीं बोली। वह बहुत गहरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। आखिरकार माँ अपनी औलाद के दिल का हाल जान लेती हैं। मैं कुछ देर ड्रामा दिखाते हुए चुप रहा, फिर कहा कि मम्मी मैं चाहता हूँ कि हम फिरदौस को इस घर में ले आएँ। मैं फिरदौस से शादी करना चाहता हूँ। ये कहकर मैं बड़ी ही मक्कारी से चेहरे पर फर्माबरदारी असर जमाते हुए सर झुका लिया था। मम्मी कुछ देर चुप रहीं और फिर कहने लगी कि दिल तो मेरा पहले भी चाहता था, लेकिन मुकद्दर में नहीं था। अब फिरदौस तलाकशुदा है, लोग बातें बनाएंगे। मैंने कहा कि मम्मी लोगों का काम ही है बातें बनाना, आप लोगों की परवाह ना करें। आप अपनी भांजी का चेहरा देखिए, उसकी ज़िंदगी की तकलीफ़ों पर गौर करो। मेरे लहजे से कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि मेरे अंदर एक शैतान छुपा बैठा है जो कमीनेपन की सारी हदें पार कर रहा है। मम्मी कहने लगी, हाँ तुम सच कहते हो, लेकिन तुम्हारे पापा शायद न माने। मैंने कहा कि पापा तो मान ही जाएंगे, उनको मनाना तो आपके हाथ में है। फ़िलहाल तुम अपनी बेटियों को समझा देना, क्योंकि ये एक नेक काम है और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले इसमें मेरा पूरा पूरा साथ दें। मम्मी कुछ देर सोचती रही और फिर रोने लगी और उठकर मेरा माथा चूम लिया और कहने लगी कि बेटे, तुमने मेरी बड़ी मुश्किल हल कर दी। फिरदौस को हमेशा से मैं अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों के ऊंचे सपनों ने आज उन्हें ये दिन दिखाया है। लेकिन मैं आज भी फिरदौस को अपनी बेटी ही समझती हूँ। अपनी नंद के लिए मेरे दिल में कुछ भी बुरा नहीं है। तुमने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। मैं जल्दी ही इस बारे में बातचीत शुरू करती हूँ। मम्मी की ये बात सुनकर मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे और मेरे दिमाग ने मुझे शाबाशी दी। क्या ही शैतानी खेल रचाया है। मेरी बहनों और पापा ने थोड़ी बहुत ड्रामा दिखाए थे, लेकिन मम्मी की मोहब्बत के सामने वह भी जल्दी हथियार डाल गए थे। उन्होंने भी मुझे शाबाशी दी, जैसा कि मैंने सोचा था। मेरी बहनों ने उस पर काफ़ी बुरी भली बातें सुनाई थी और चढ़ाया था, क्योंकि अपने इकलौते भाई के लिए किसी अच्छी लड़की को घर में दुल्हन बनाकर लाना चाहती थी। लेकिन जब मम्मी पापा ही मान गए, तो फिर बहनों को मजबूरन चुप रहना पड़ा था। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सारे घर वाले इस रिश्ते पर राजी हो चुके थे। मम्मी पापा मेरा रिश्ता लेकर फिरदौस के घर चले गए। मेरी बुआ कहने लगी कि भाभी, तुम इस मुश्किल वक्त में ये एहसान कर रही हो कि अपने कुंवारे बेटे का रिश्ता मेरी तलाकशुदा बेटी से करना चाहती हो। मैं तुम्हारा एहसान सारी ज़िंदगी नहीं उतार पाऊंगी। तुम तो अपनी फिरदौस को जानती हो,
मुझे उसके बारे में किसी तरह की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और तुम तो अच्छी से जानती हो वो कितनी अच्छी नेचर और प्यारी लड़की है। मुझे तो तुमसे ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि तुम उसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखना, क्योंकि जो तुम कर रही हो वह आज की इस मक्कार और खुर्दगर्ज दुनिया में कोई भी नहीं करता। मम्मी ने अपनी नंद को गले से लगाया और ये रिश्ता पक्का हो गया, क्योंकि फिरदौस के घर वालों की तरफ से तो इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। फिरदौस के घर वाले तो सादगी से शादी करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार हमारे घर वाले के इकलौते लड़के की शादी थी, इसलिए बड़ी धूमधाम से शादी हुई और फिरदौस मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई। मैं आज बहुत खुश था। अब मुझे मेरा इंतकाम और फिरदौस अपने कब्जे में नज़र आती हुई दिखाई दे रही थी। मैं दिल ही दिल में अलग अलग तरह के प्लान बना रहा था, कैसे कैसे फिरदौस को दिमागी और जिस्मानी तौर पर परेशान करूं और तकलीफ़ देना शुरू करूं। मेरा दिमाग और दिल पूरी तरह शैतान के कब्जे में चला गया था, और मेरे दिल से फिरदौस के लिए मोहब्बत अब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। सारे रस्म के बाद जब फिरदौस विदा होकर हमारे घर आ गई, मैं कमरे में गया। मैं पहली रात के लिए भी एक मंसूबा बना चुका था। अब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि फिरदौस सजी सवरी घूंघट निकाले बेड पर बैठी थी। मैं उसके सामने जाकर बैठा और बड़े ही नरमी से उससे बात शुरू की और कहा कि कैसी हो फिरदौस। वह शर्माती रही, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसकी कैफियत समझ रहा था कि एक नाकाम शादी के एक्सपीरियंस के बाद उसके दिल में कैसे कैसे सवाल उठ रहे होंगे, और वह सोच रही होगी कि मैं उसको कबूल करूँगा या नहीं। थोड़ी देर चुप रहा। मेरे एक बार फिर से पूछने पर उसने बातचीत शुरू कर दी, लेकिन उसके अंदाज में अभी भी झिझक थी। यूं ही बात करते करते एकदम मैंने उसे कहा कि तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें अपना पहला शौहर याद तो नहीं आ रहा? मेरी ये बात सुनते ही फिरदौस एकदम मेरी तरफ उसने ऐसे देखा जैसे किसी ने उसकी पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन ली हो। उसकी आंखों में बेयकीनी की करछियाँ चुभ रही थी और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कोई जवाब दिए बगैर नज़रें झुका ली थी। मैं भी अपने बनाए हुए मंसूबे पर खुश होता हुआ इतने पर ही चुप नहीं हुआ, बल्कि उस रात मैंने जिस्मानी तौर पर भी उसे परेशानी देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अगले दिन वलीमा हुआ और फिरदौस अपने घर वापस चली गई। मैं जानता था कि एक नाकाम एक्सपीरियंस के बाद अब फिरदौस ये दूसरा एक्सपीरियंस किसी से भी शेयर नहीं करेगी, और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि उसमें कोई खराबी नहीं, वह हर मुमकिन तरीके से मेरे साथ निभाने की कोशिश करेगी। उसकी इसी बर्दाश्त और सब्र का मुझे फ़ायदा उठाना था और उसे जी भरकर जलील करना था। यही मेरा इंतकाम था। हकीकत भी यही थी। मैं अपने नफ्स के हाथों शैतान का पुतला बन गया था। वही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था, और फिरदौस खामोशी से घर वापस आ गई। उसके बाद मैंने ये रोज़ का काम बना लिया। उसके पिछले पति के बात कर कर के उसे ताना देता और उसके कामों में कीड़े निकालता, जैसे ही ये मुझ पर फ़र्ज हो गया हो। उसके साथ साथ मैं इस बात का भी ख्याल रखता था कि मम्मी के सामने उसे कुछ ना कहूँ, बल्कि जानबूझकर उस अंदाज में तारीफ़ करता। मम्मी खुश हो जाती थी, लेकिन फिरदौस मेरी बातों में छुपे हुए दो मायने समझकर ज़्यादा सहम जाती थी। मम्मी को ये लगता था कि मैं उसकी तलाकशुदा भांजी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा हूँ। हमारे बीच बहुत ही प्यार है, लेकिन अभी तक मियाँ बीवी वाला कोई एतमाद और भरोसा कायम नहीं हुआ था। लेकिन एक दर्दनाक ताल्लुक़ ज़रूर कायम हो गया था, और ये सिर्फ़ दिमाग ही नहीं बल्कि जिस्मानी भी था। मैं हर पल हर लहजे से फिरदौस को टॉर्चर करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। उस अल्लाह की बंदी ने भी न जाने कितना सब्र और बर्दाश्त किया था। उसने कभी भी पलटकर कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसकी आंखों में तैरते आंसू मेरे दिल में कमीनी सी ठंडक डाल देती थी। मुझे यूँ लगता था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी फ़तह हासिल कर ली हो। मेरा किरदार किस तरह गिरता जा रहा था उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। कुछ साल तक यूँ ही सब चलता रहा। मैं फिरदौस को जिस्मानी दिमागी तौर पर परेशान करता था, लेकिन अब फिरदौस की चुप्पी और सब्र मुझे चुभने लगा था। मैं चाहता था कि वो मेरे सामने गिड़गिड़ाकर रोए, माफ़ी मांगे, और यूँ मेरे घमंड को और ज़्यादा सुकून मिलेगा। लेकिन जैसा ही मैंने कहा कि अब वो इस रिश्ते को हर तरह से निभाना चाहती थी, इसलिए वो मुझे ऐसा कोई भी मौका नहीं दे रही थी जिससे ख़ानदान भर में दोबारा से उस पर या उसके माँ बाप पर या परिवार पर सवाल उठे। मैं ये शादी अपने शैतानी मकसद के लिए की थी, और उसमें अब दूर दूर तक कहीं मोहब्बत का अता पता नहीं था जो कभी फिरदौस से किया करता था। वह शैतानी नीयत अब मुझे कुछ ऐसा करने पर उकसा रही थी जिसमें फिरदौस को और ज़्यादा हद तक जलील कर सकूं। अब मैं उसे सिर्फ अकेले और तन्हाई में टॉर्चर ना करूं, बल्कि पूरे घर के सामने टॉर्चर करूं। मैं ये चाहता था कि अब मम्मी के सामने फिरदौस का जो इमेज बना हुआ है उसे भी तबाह बर्बाद किया जाए।
मम्मी और बाकी घरवालों के हाथों से भी फिरदौस को जलील और रुस्वा किया जाए। इस सब के बावजूद फिरदौस को डिवोर्स देने या उसे छोड़ने का दूर दूर तक मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मैं हाथ में आए हुए शिकार को किसी भी तरह से आज़ाद करने वाला नहीं था। मैं पूरी तरह दिमागी मरीज बन चुका था, जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता था। अब मैं यही सोच रहा था, किसी तरह कोई ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे फिरदौस को बाकी घर वालों की नज़रों में, यहाँ तक कि उसके अपने घर वालों के नज़रों में भी गिरा दिया जाए। उसके बाद मैं उस पर हमदर्दी जताते हुए उसको अपने साथ ही रख लूँ और यूँ उस पर एहसान का एक और बोझ चढ़ाकर सारी ज़िंदगी के लिए उसको रोंद कर अपने शैतानी मकसद की तसल्ली कर सकूँ। बहुत सोच विचार करने के बाद आखिरकार मेरे दिमाग में एक बहुत भयानक और घिनौना मंसूबा तैयार हुआ था। हमेशा की तरह इस मंसूबे पर काम करने के लिए राय लेने अपने दोस्त के पास चला गया, जिसने मुझे फिरदौस से शादी का राय दिया था। अब मैं ये सारा मंसूबा अपने दोस्त के सामने रखा तो एक बार तो वो भी चौंक उठा और मेरे तरफ देखते हुए कहने लगा, यार अकरम, मैं तुम्हें इस हद तक घटिया और जलील नहीं समझता था, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा शैतानी दिमाग के मालिक निकले। इस पर मैं हंस पड़ा और कहा कि बस किया करो, दोस्त भी तो मुझे तुम जैसे ही मिले हैं। लेकिन इस बार मेरा दोस्त सीरियस था। मेरी इस बात के लिए जवाब में वह हंसा नहीं और कहने लगा, अकरम, जो तुम सोच रहे हो ये बहुत ज़्यादा भयानक और घिनौना हरकत है। मेरी राय है कि इस हरकत से तुम बाज आ जाओ और फिरदौस के साथ ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि उस लड़की की पूरी ज़िंदगी तबाह होकर रह जाएगी। उसका करैक्टर पूरी दुनिया के नज़रों में ख़राब हो जाएगा। उसकी बात पर मैंने अपने दोस्त पर गुस्सा हो गया और कहा, तुम दोस्त मेरे हो और साइड फिरदौस की ले रहे हो, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरा दोस्त कहने लगा, यार इस सारे मामले में असल में सिर्फ फिरदौस ही बदनाम नहीं होगी, बल्कि मैं भी तो बदनाम हो जाऊंगा। इस पर मैंने कहा, यार तेरी बदनामी को नेकी में बदलने के लिए मैं हूं ना। हमने तो ये मंसूबा बनाया ही है। इस तरह से तुमने बस मेरी बीवी को ताकते हुए मेरे कमरे में जाना और मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा और फिर तुमको फिरदौस पर यह इल्ज़ाम लगाना है कि मेरी बीवी तुम्हें अपने घर में बुलाने की कोशिश कर रही थी। बस तुम्हें और कुछ नहीं करना। बाकी तुम मेरे कमरे में कैसे जाओगे उसका तरीका मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम बस हामी भर लो और इस काम में मेरा साथ दो। काफ़ी देर तक बहस करने के बाद आखिरकार मेरा दोस्त मेरे शैतानी मंसूबे में मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गया। मैंने मोटी मोटी बातें उसे अच्छी तरह से समझा दिया था। मैं यहाँ पर बता दूँ, मेरा ये दोस्त मेरा काफ़ी क्लोज था और उसके साथ मेरे फैमिली भी अटैच थी। और ये जब हमारे घर पर आता था तो बस ड्राइंग रूम तक ही नहीं बल्कि मेरे कमरे तक भी जाया करता था। घर के किसी भी कमरे में जा सकता था। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही मैंने ये प्लान बनाया था। प्लान के हिसाब से कुछ दिन बाद मैंने अपने उस दोस्त की घर में दावत की और फिर खाना वगैरह से फ्री होकर हम लोग यूं घर में टहलते हुए छत पर जाकर बैठ गए। मैंने ये दिमाग में रखा, जब हम छत पर बैठे हों तो उस वक्त मम्मी और एक बहन छत पर ज़रूर मौजूद हो, और ऐसा ही हुआ था। तभी मैंने दोस्त को इशारा किया। वह नॉर्मल से अंदाज में बोला कि अकरम, मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो रही है, उसको चार्जिंग पर लगाना है। तो मैंने उसे बुलाकर कहा, यार मेरे रूम में चार्ज पड़ा हुआ है, तुम अपना फ़ोन उधर ही लगा लो, फिर वापस जाना। अभी चाय बन रही है, फिर पी कर जाना। मेरा दोस्त भी उठने में कुछ हिचकिचा रहा था, लेकिन मैंने उसे गुस्से से घूरा। आखिरकार वह उस मंसूबे पर अमल करने के लिए अपनी जगह से उठ गया था। मंसूबे के हिसाब से उसने 4 मिनट तक सिर्फ सीढ़ियों पर ही खड़े होकर इंतज़ार करना था और 5वें मिनट उसने मेरे कमरे में जाना था। मैं जानता था इस वक्त मेरी बीवी कमरे में अकेली होगी, क्योंकि चाय बनाने के लिए किचन में मेरी बहन गई हुई थी। मम्मी और दूसरी बहन छत पर मेरे साथ बैठे हुए थे, जबकि सबसे छोटी बहन घर के दूसरे कामों में बिजी थी और मेरे पापा अभी घर नहीं आए थे। मैं ठीक चौथे मिनट के बाद उसे आवाज़ देकर कहा कि आखिर यार कहाँ रह गया? मोबाइल को चार्ज पर लगाने गया था, अभी तक नहीं आया। ये कहकर मैं उठा और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आ गया। ये मगरिब के बाद का टाइम था, जब घर में इतनी चहल पहल नहीं थी और सब लोग ही अपने अपने कामों में बिजी थे। अपने कमरे के दरवाजे पर आकर मैंने चुपके से झांक कर देखा तो मेरा दोस्त कमरे में खड़ा था। मेरी बीवी का सर मुझे नज़र आ रहा था। वह शायद बेड की दूसरी तरफ फर्श पर बैठी थी। मैं वहीं से ऊंची आवाज़ में दहाड़ना शुरू कर दिया, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुमने इस घर को अपनी शैतानी ख्वाहिश पूरा करने का अड्डा बना रखा है? इस तरह के और 2-3 शब्द बोले। शायद गुस्से के आलम में पूरी ड्रामाबाजी अदाकारी की। मेरे इस तरह बोलने पर और दहाड़ सुनकर ऊपर से मम्मी और बहन किचन से दूसरी बहन और दूसरी बहन समेत मेरे पास आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ?
मैंने कहा, सब अंदर जाओ और देखो कि ये दोनों मेरे पीठ पीछे क्या रंगरलियाँ मना रहे हैं। अब यहाँ मेरे मंसूबे के हिसाब से मेरे दोस्त को फिरदौस पर इल्ज़ाम लगाना था। हम जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। अंदर दाखिल होने पर मुझे साफ नज़र आया कि मेरी बीवी उस वक्त मगरिब के बाद जानेमाज पर बैठकर यासीन की तिलावत कर रही थी, दुआ मांगने में बिजी थी। जब मैंने दहाड़ कर और चीखें मारी और वह चौंक कर हमारी तरफ देख रही थी। मेरी निगाहें इल्ज़ाम सुनकर वह उस वक्त सीधे सदमे की कैफियत में थी। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, मेरा दोस्त उठा और उसने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा और कहने लगा, आंटी, ये सब शैतानियत आपके बेटे की फैलाई हुई है और हाँ, मैं मानता हूँ किसी हद तक मैं भी इस सब में शामिल हूँ। ये कहकर उसने फिरदौस की शादी के प्लान से लेकर अब तक की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी थी। उसकी इन बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया था और मैंने मुस्कुराना चाहा और उससे कहा कि तुम्हारे पास इन सब चीज़ों का क्या सबूत है? तुम अपने आप को बचाने के लिए मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो उसने जेब से मोबाइल निकाल कर ऑडियो रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें हमारी की गई सारी बातें रिकॉर्ड थी। ये सब सुनने के बाद मम्मी ने मुझे मारना शुरू किया और बद्दुआ देने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने ही घर में एक शैतान को पाल रही हूँ। उसी वक्त पापा भी घर आ गए थे और पापा ने घर में आकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। वो ये था, जो मैसेज मैंने फिरदौस के शौहर के पास भेजा था, बस सारा मैसेज उसने मेरे अब्बू को दिखाया था और कहा था, क्या ये तुम्हारा बेटा है? इसी की वजह से मैं आज फिरदौस से दूर हुआ हूँ। ये हर रोज़ मेरे मोबाइल पर अलग अलग नंबर, अलग अलग नाम से मैसेज भेजता था और उस मैसेज में ये लिखा होता था कि मैं फिरदौस का बॉयफ्रेंड हूँ, जिसकी वजह से मैं फिरदौस से हमेशा दूर होता गया। जबकि मेरी बीवी हमेशा ये कसम खाकर कहती थी, मैंने आज तक किसी से कोई बातचीत नहीं की। न जाने ये कौन है जो मेरे लिए ऐसी ऐसी मैसेज भेजता है। ये सारा खुलासा होने के बाद तो मेरा शरीर काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ये सब कुछ सच था। क्योंकि मैं ही उसके पति रिहान को अलग अलग नंबरों से मैसेज भेजता था ताकि फिरदौस का डिवोर्स हो जाए और वापस मैं फिरदौस को पा सकूं। मुझे फिरदौस से बहुत नफरत हो गई थी, क्योंकि फिरदौस ने मुझे अपने शादी के लिए क्यों नहीं चुना था। मैं नहीं बोल पाया था, लेकिन वह तो अपने माँ बाप से बोल सकती थी। मेरी माँ ने ये सब सुनकर बड़ी ज़ोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था और कहा, ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? लेकिन तुमने ये कहा होता कि मुझे फिरदौस से शादी करनी है, उसमें तुम शर्म मान गए और उसका बदला तुमने उसको तलाक तक पहुंचा दी। तलाक भी दिलवा दिया। अब तुम्हारे साथ कभी भी फिरदौस नहीं रहेगी, क्योंकि उसका शौहर रिहान वापस उससे निकाह करने के लिए आ रहा है और मैं उसे यूं रोता बिलखता नहीं देख सकती। मैं उसका निकाह रिहान से वापस करवा दूंगी और मेरे माँ बाप ने ऐसा ही किया और मैंने भी फिरदौस को तलाक दे दिया। रिहान उसको प्यार करता था, लेकिन वह भी बहकावे में आ गया था। उसने भी फिरदौस से बहुत माफ़ी मांगी थी। दोस्तों, मैंने उसको डिवोर्स तो दे दिया, लेकिन वो मेरे दिल में अभी भी बसती है। ये मेरा एक तरफ़ा प्यार था जो मुझे ही ले डूबा था और उसकी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दिया था। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन गलती तो रिहान की भी थी। वह किसी के बातों पर आकर अपनी बीवी पर शक करता था और उसे मारता पीटता था। आप लोग बताइए, सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी, मेरी या रिहान की? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।